पार्ट 8। तो पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज, यूटी। ठीक है, और यूटी के दिस इज मतलब हाँ संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के आर्टिकल है आर्टिकल 239 से 242। देखिए, जिसमें पहले असम, मैंने आपको बताया गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह हुआ करते थे। तो पहले जो स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल में थे यूनियन के, उनके बारे में आर्टिकल फॉर्म किया गया। भाई इंटीग्रेशन हुआ हमारा, तो कौन से स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी, कौन से स्टेट को डायरेक्ट यूनियन के अंडर दिया जाएगा, तो उनके बारे में जो आर्टिकल दिया गया वो है आर्टिकल 239 टू 242, जिसे हम यूटी कहते हैं। यूटी में गवर्नर होता है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, 3 तरह से गवर्नमेंट का जो क्या बोलते हैं नियुक्त करती है ना गवर्नमेंट, राज्यपाल जिसे आप कहते हो, वो एक होता है गवर्नर, राज्यपाल, है ना, जो आपको सुनने को मिलेगा राजस्थान के गवर्नर ये, राजस्थान और क्या बोलते हैं बाकी स्टेट्स के ये। एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, जो हमारे दिल्ली में है। और एक जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कई स्टेट्स हैं जहां पर विधानसभा नहीं है। ठीक है, ठीक है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा भी नहीं है कई यूटीज में। तो उनके बिहाफ पर ये डिवीजन किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दिल्ली इज नेशनल कैपिटल, जिसे हम एनसीटी दिल्ली बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसका रीजन है कि दिल्ली को स्वतंत्र क्यों नहीं किया गया। वहां पब्लिक प्रॉपर्टी, लैंड और पुलिस, ये चीजें जो दी गई वो एलजी के हाथों में दी गई। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं अपने एम्बेसीज हैं वो दिल्ली में है, मतलब सारी एम्बेसीज दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। दूसरा हमारी पार्लियामेंट दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो इन चीजों को अगर हम एक स्टेट के हाथ में छोड़ देते हैं तो फिर ये फेडरलिज्म पर खतरा भी बन सकता है। भाई स्टेट में अगर मशीनरी फेल हो गई तो जैसा कि अभी पंजाब में है, उसको लेके भी हम एक टॉपिक लाएंगे, पंजाब में डिस्प्यूट। बट दिस इज ऑल कि यूटीज को कैसे डिवाइड किया गया। ओके, सो ये हो गया पार्ट 8। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 9, जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायतें की शासन हमेशा छोटे लेवल से शुरू होकर बड़े लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको फॉर्म करने के लिए पंचायतें बनाई गई। पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे आप कहते हो एनजीओज हो गए। ठीक है, तो वो 3 तरह से डिवाइड किया गया पंचायतें। और ये डीपीएसपी का हिस्सा था। जो पंचायतें हुई, म्युनिसिपैलिटीज हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, ये डीपीएसपी का पार्ट था कि स्वशासन, एक होता है शासन, स्वशासन और सुशासन। तो स्वशासन क्या होता है कि एक एरिया है, वहां के लोग अपने लॉज, जो ट्रेडिशन है, ठीक है, उनको बनाए रखने के लिए शासन, मतलब अपने डिस्प्यूट्स खुद हैंडल करें, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स। तो वो होते लोक नीति, जो स्वशासन की लोक नीति। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पार्ट 9। पार्ट 9, पंचायतें। ज्यादा पंचायतें नहीं करनी चाहिए। क्यों? पर हम कहते हैं कि पंचायतें ज्यादा करनी चाहिए।
क्योंकि हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, ठीक है। पीएम अब हर जगह जाके पता थोड़ी ना लगेंगे कि भाई इस जगह पे क्या डिस्प्यूट है, तो पंचायतें, ठीक है। और पंचायतों का आर्टिकल जो स्टार्ट होता है आर्टिकल, एक ही आर्टिकल में पंचायतें भी हैं, म्युनिसिपैलिटीज भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं। तो आर्टिकल 233 से आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O, इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है, जिसमें अशोक मेहता समिति हुई, ठीक है। वो पंचायतों का अलग आएगा, स्वशासन किस तरह से होना चाहिए, त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय। तो पार्ट 9 पंचायतें, ठीक है। अब आता है पार्ट 9A। पार्ट 9A जिस बारे में बात करता है वो म्युनिसिपैलिटीज, जिसे कहते हैं नगर पालिकाएं। म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटीज के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 में ही, आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक, ठीक। तो ये आर्टिकल बात करते हैं नगर पालिकाओं के रेफरेंस में। फिर आता है पार्ट 9B, जिसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। तो पार्ट 9B, 9A, 9B, ठीक है, ये हो गया पार्ट 9, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे कहते हैं सहकारी समितियां, सुना होगा आपने, तहसील स्तर पर होती हैं, ब्लॉक स्तर मतलब तहसील स्तर पर। इसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243ZH टू 243ZG खत्म हुआ, ZH टू 243ZT। तो इस तरह हुआ हमारे मतलब नगरीय स्वशासन, ग्राम स्वशासन का स्टार्टिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 10 पर। तो पार्ट 10 जिस बारे में बात करता है वो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे 7 सिस्टर्स, जिनमें कुछ स्टेट्स हैं जो 6 शेड्यूल के अंडर आते हैं, ठीक है। और इनर लाइन परमिट भी लेना पड़ता है कई स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि वहां के ट्रेडिशंस जो हैं वो लोग उनको इफेक्ट ना करें, ठीक है। तो होता है पार्ट 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ओके। तो इसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल एक ही आर्टिकल है, उसका सब क्लॉज भी है आर्टिकल का, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A। ये बात करता है हमारे जो कंट्री के शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया हैं, उनके लॉज कैसे फॉर्म करने हैं, कौन कौन से एरियाज ट्राइबल एरियाज होंगे, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं पार्ट 11। पार्ट 11, ठीक है। पार्ट 11 टॉक्स अबाउट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स।
कि संघ और राज्य के बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए। इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 245 टू 263। ठीक है, फिर आता है पार्ट 12। पार्ट 12 बात करता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स। ठीक है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसके बारे में बात करता है वो है आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A। एंड यू नो 300A पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट था उसे वहां से हटाकर 300A में डाला गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट मतलब उसका मतलब ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी की कोई आदमी प्रॉपर्टी का कोई भी जितनी प्रॉपर्टी है उसकी एक्वायर कर सकता है। वो मतलब कि वेल्थ जो होती है ना, वेल्थ का इंटीग्रेशन और सिंगल हैंडेड, तो वो एक राज्य को क्या बोलते हैं प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि एक ही हाथ में अगर धन का एकीकृत हो जाएगा तो फिर ना स्टेट आगे बढ़ पाएगा और ना वेलफेयर हो पाएगा। एंड यू नो गवर्नेंस इज ऑल अबाउट द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट 12 में है कि 264 से आर्टिकल 300A तक कि फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स। ठीक है, बाय द वे हाँ एक चीज और, ये जिस अमेंडमेंट के थ्रू यहां डाला गया वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, 44 1978। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हायर एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस एग्जाम्स हुए, उनमें कभी कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो विद इन द टेरिटरी मतलब जो इंडिया की टेरिटरीज हैं जो शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब की गई है, उसके अंडर जो भी ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स होगा, मतलब वाणिज्य व्यापार और समागम। ठीक है, मतलब आई थिंक हाँ समागम, तो ये जो होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 301 से 307। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ये हो गया पार्ट 14। ठीक है, इसके आर्टिकल है आर्टिकल 308 से 308 से 323।
तो जो सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है यूनियन और स्टेट, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। और वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, मतलब लाइक कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। एक तो होती है, आपने सुना होगा, अधीनस्थ सेवा, ठीक है। एक होता है लोक सेवा, जिसके अंदर एक लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो दिस इज ऑल पार्ट 14 की सर्विसेज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज, वो आर्टिकल 308 से 323 तक, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम देते हो, राजस्थान के एग्जाम RSMSSB, ठीक है, RPSC कि लोक सेवक बनेंगे, तो उसके बारे में जो पार्ट बात करता है वो पार्ट 14। आपको इसके बारे में तो जानना ही होगा, क्योंकि आखिरकार आप तैयारी भी इसी की कर रहे हो। तो यूनियन और स्टेट्स के बीच जो भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 14A। एज यू नो, ए मीन्स अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, ठीक है। इसमें आता है ट्रिब्यूनल्स, जिसे कहते हैं अधिकरण, ठीक है, कि इस डिस्प्यूट्स के लिए ये ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 323A से 323B। दिस इज ऑल टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब इस देश का सबसे अहम मुद्दा, उसके बारे में बात करता है पार्ट 50, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन। और इसके लिए लॉ कौन फॉर्म करता है कि इलेक्शन कैसे बनेंगे, होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस इलेक्शन के जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 324 से 329A। हाँ, एक मत, हमारा वोट, हमारा अधिकार। और एज यू नो कि एक वोट मतलब चाहे अमीर एक वोट डाले तो एक वोट है, और चाहे गरीब एक वोट डाले तो एक वोट है। तो इसके लिए ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बैन लगाता है, एज यू नो कि इलेक्शन में ये होना चाहिए, वो उस तरह से नियम कानून बनाता है, ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं पार्ट 16, और उसमें है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कि कुछ वर्गों में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन प्लॉटिंग फॉर सर्टेन क्लासेस, ओके, कि क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ तो क्या मतलब किसी तरह का अगर डिस्प्यूट हुआ कि किसी क्लासेस के बीच, तो उस क्लासेस में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लॉ होना चाहिए, उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके बारे में जो बताया गया वो है आर्टिकल 342 तक, 330 से 342 तक, ओके। ये बताया गया कुछ विशेष 342 तक, ओके। ये हो गया पार्ट 16। अब पढ़ते हैं पार्ट 17। देखिए, अगर आप इस हिसाब से एक एक आर्टिकल पढ़ने लगे डीपली, तो आपको कितना लेंथी हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
पार्ट्स में डिवाइड करने से इजी रहती है और ज्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा आपको उसमें अंदर। तो आप पढ़ते हैं पार्ट 17। पार्ट 17 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हाल ही बहुत चर्चा में रही। एक केस सुना होगा आपने, हरियाणा में आया था अभी। इसमें है आर्टिकल 343 से 351 तक, ठीक है। और इसमें भाषाएं कौन कौन सी आती हैं? संघ की भाषाएं, प्रादेशिक लैंग्वेजेस प्रदेश की, ठीक है, ऑफिशियल जितने भी वर्क हैं, ठीक है। फिर एक आ गई अपनी कोर्ट की भाषा। और इसको लेके एक विवाद हुआ था, और वो हुआ था हरियाणा में, कि हरियाणा कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया कि भाई साहब कोर्ट की भाषा को हरियाणवी की जाए, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आती। तब कोर्ट ने कहा कि देखिए, कोई पर्सन अपना केस लेके खुद नहीं आता है, उसके लिए वकील है। लॉयर एक केस को आगे फॉरवर्ड करता है, कि वो आगे लड़ता है उस केस को। तो कौन इंसान खुद की भाषा लेके जाएगा कि मैं अपना केस लड़ने आया हूं? उसके लिए लॉयर करना पड़ेगा, और वो लॉयर जो है उसको एटलीस्ट सारी भाषाएं आती हैं, तो वो आपको बताएगा कि कोर्ट का डिसीजन क्या है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट हुआ था हरियाणा में लैंग्विस्टिक डिवीजन के हिसाब से, कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती सर, माय लॉर्ड हमारे समझ में नहीं आता, हमें तो हरियाणवी में ही समझाओ। तो फिर कोर्ट ने अपना तर्क दिया कि कोई भी अपना केस खुद लड़ने नहीं जाता, वो वकील के साथ जाता है, ठीक है। चलिए, और इसमें दूसरा ये था, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी डिस्प्यूट में तब भी आई थी कि जब हमारे डीपीएसपी में कहा गया था कि भारत हिंदी को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब आता है पार्ट 18, जो शायद कभी बहुत चर्चा में रहा था, और मुझे लगता है अभी भी बहुत चर्चा में रहेगा, जिसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। ये होता है आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, जिसमें 3 तरह की इमरजेंसियां हैं। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय तो हमारे लगी नहीं कभी, पर ये स्टेट इमरजेंसी बहुत लगी है। और रीजन मिसयूज, सत्ता की लड़ाई लोगों के विचारों का हनन करती है, ठीक है, और उसे कहते हैं गवर्नेंस। और सही सत्ता की लड़ाई सही विचारों को आगे बढ़ाती, जिसे कहते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर है, ठीक है। फिर एक होती है स्टेट इमरजेंसी, ये आती है 354, ठीक है। और एक आती है फाइनेंशियल, ये आती है 360। ये 3 तरह की इमरजेंसी लगाने वाले प्रेसिडेंट हैं। तो दिस इज ऑल टॉक्स अबाउट पार्ट 18, ठीक है। पार्ट 18 जैसा कि आपको पता है, इस पार्ट का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है।
और वो हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो लॉ फॉर्म करने की बात है। देखिए, लॉ बनने से पहले तोड़ने का नियम बनने लगता है। सत्ता का नशा जिसे कहते हैं, वो विचारों का हनन करता है। तो दिस इज ऑल कि लॉ फॉर्म हो, सही तरीके से हो। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, सॉरी पार्ट 19। दिस इज ऑल आर्टिकल एंड पार्ट्स में कंफ्यूजन, सॉरी। ठीक है, तो आर्टिकल 19 प्रकीर्ण, सॉरी पार्ट 19 प्रकीर्ण, यार दिस इज सीरियसली पार्ट 90। पार्ट 90 प्रकीर्ण जो कहते हैं मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, तो प्रकीर्ण, इसके जो आर्टिकल है 361 से लेके 367 तक। मिसलेनियस मींस कुछ जो रह गया। ठीक है, उसको लेके लॉ फॉर्म। फिर आता है पार्ट 20, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, केशवानंद भारती केस। आपको इस आर्टिकल से याद आ जाएगा, जिसमें कहा गया था कि संसद को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को पावर है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। ये जो आर्टिकल है, ये बाउंडेशन लगाता है यूनियन पर कि वो सब कुछ अमेंड नहीं कर सकती, कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दे, नहीं। उसके लिए जुडिशरी बैठी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और जहां जुडिशरी इंटरवीन करे, जो उसका एरिया नहीं है, वहां भी अगर जुडिशरी इंटरवीन करती है तो उसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म, कि अगर कुछ गलत हो रहा है, जुडिशियली अपने आप उस केस को अपने हाथ में ले, तो उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, दिस इज ऑल जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच मीन्स अपने अपने क्षेत्र हैं, कार्यपालिका के अलग, न्यायपालिका के अलग। न्यायपालिका के कार्यपालिका के क्षेत्र में इंटरवीन करती है तो उसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, अब आता है पार्ट 21। ठीक है, तो पार्ट 21 टॉक्स अबाउट टेम्पररी, है ना, संक्रमणकालीन, जैसे ट्रांजिशनल और ट्रांजिशनल, टेम्परेरी, स्पेशल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, ये आता है पार्ट 21 में, जिसे कहते हैं, ये हो गया टेम्परेरी, स्पेशल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल, अस्थायी, संक्रमणकालीन। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो आया था वो था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, एक आया था महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा। मतलब जिन स्टेट्स को लेकर टेम्पररी प्रोविजंस रखे गए थे ना, कि किसी स्टेट्स को लेके टेम्पररी प्रोविजंस रखे गए क्योंकि वो अभी हमने अपने टेरिटरी में एक्वायर किया है, तो उसके लिए आगे क्या लॉ फॉर्म होंगे, वो उनके लिए जो ट्रांजिशन संक्रमणकालीन स्थिति थी उस टाइम, उसमें जो प्रोविजंस थे गोवा के लिए क्या था, उस तरह को वो पार्ट 21 में रखा गया। ओके, और अब हम चलते हैं पार्ट 22। ठीक है, और पार्ट 22 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल्स
कमेंसमेंट्स सॉरी टेक्स्ट इन हिंदी, मतलब हिंदी के लिए, ठीक है। और निरसन जिसे हम बोलते हैं रिपील, कि क्या क्या रिपील करना है, कैसे करना है। आपने देखा था ना 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट बी स्टेट्स को रिपील कर दिया गया। तो पार्ट 22, ठीक है, इसमें आता है ऑथोरिटेटिव, ठीक है, टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है, और इसमें आता है शॉर्ट टाइटल्स, ये सब चीजें। और कमेंसमेंट आता है, कमेंसमेंट, ठीक है, दिस इज ऑल। और एक रिपील, ये आता है सारा पार्ट 22 में। इसके जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 393 से 395 तक, ओके। जैसे कि इसके आर्टिकल थे 369 से 392 तक, ठीक है, कि जो टेम्परेरी प्रोविजंस थे वो 367 आर्टिकल से 392 तक थे, और ये है 393 से 395, ठीक है। देखिए, सरकार का काम जो मेन है एक लोकतंत्र में, अगर जनता उन्हें सत्ता देती है तो इसका मतलब है कि उन्हें जनता का हित, मतलब उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है। और उसके बदले में जनता का कर्तव्य है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। तो एज ए सिटीजन, एज ए जिम्मेदार नागरिक, हमारे लिए अपनी तरफ से सारी चीजें सरकार के लिए हमने पढ़ ली, पर हमारे तरफ से अगर हमें कुछ सबसे बड़ी देखने वाली चीज है तो वो है मूल कर्तव्य, कि कुछ हमारी ड्यूटीज हैं कि हम आगे बढ़ के इस जो सरकारी कार्य हैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं करें। देखिए, घूम फिर कर चीज जब हम जनता मिलकर शासन सरकार को देती है ना, जब हम पावर सरकार को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो जो नुकसान है वो हम पर ही आके रुकेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि अरे हमारा थोड़ी है, अरे सरकार का है, अरे हमारा नहीं है, फिर आप लोग कहते हो महंगाई बढ़ गई है। तो चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करें कि हम एटलीस्ट नुकसान किसका कर रहे हैं। नुकसान हम हमारा कर रहे हैं, ये जो हमारे सराउंडिंग्स है भाई, अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो हम खुश थोड़ी होंगे, हम ये सोचेंगे कि यार हमारा घर तो नहीं जलेगा। लोग कहते पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हम हमारा घर भी बचाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये जितना भी है जो हम आगजनी कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, ये सब हमारा है, ठीक है। और हम कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से हमें डर है, इंटरनल थ्रेट हम खुद बने हुए हैं इस देश के लिए। इतना युवा, सबसे ज्यादा युवा जो हैं वो भारत में हैं, पर एक डायरेक्शन गलत है, उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है। जैसे कि चाइना हब बना हुआ है ना, एक अच्छी इकोनॉमी है, और वो रीजन है कि उसका जो यूथ है वो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो हम हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम सोचें कि हमारा सब हमारा है, ठीक है, उस वे में आगे बढ़े। जय हिंद,